हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं निखिल राणा, क्लास 9 का आज अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करके चलेंगे, जो कि रेखा और कोण यानी कि लाइन एंड एंगल्स। तो उसमें हमने आपने कल देखा, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, मैंने होमवर्क के लिए फिर उसको फॉरवर्ड किया था कि हाँ आप लोग उसे एज अ होमवर्क उस क्वेश्चन को आप करके रखें। ठीक है, तो काफी 2 आंसर्स तुम्हारे पास कल आ गए थे। बाकी आंसर्स और आज डिस्कस करते हैं किस किस के आंसर्स आए, और जिन्होंने क्वेश्चन कल नहीं लिखा था वो आज भी उनको मैं मौका दूंगा क्वेश्चन लिखने का, और कुछ करने का सॉल्व भी दूंगा, सॉल्व करने का टाइम भी मैं आपको दूंगा। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, सफलता का कोई मंत्र नहीं होता, सफलता का कोई मंत्र नहीं होता, ये तो सिर्फ परिश्रम का फल है। जी हाँ, देयर इज नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस, देयर इज नो फॉर्मूला फॉर सक्सेस। आपको बस क्या करनी है, आपको मेहनत करनी है, और आपको सफलता के लिए मेहनत करनी है, एक डिसिप्लिन मैनर में मेहनत करनी है। ऐसी नहीं, मेहनत तो देखो गधा भी एक तरह से मेहनत ही करता है ना, बोझ ढोता है, बट हमें स्मार्टली करना है। आपको अपना टाइम बिल्कुल ऐसे नहीं कि आप पढ़ ही रहे हो, ठीक है पढ़ो खेलो, बट अपना निश्चित टाइम बनाओ कि हाँ इस घंटे मुझे पढ़ना है, इतना घंटे पढ़ना है, और बिल्कुल डेडिकेशन के साथ पढ़ना है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी डिसिप्लिन वे ऑफ लाइफ बनाएंगे तो आपके लिए चीजें काफी आसान हो जाएंगी। तो चलिए बच्चों अपनी क्लास शुरू करते हैं और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों ये वो क्वेश्चन था, ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे हमने 2 आंसर्स भी आ गए थे, दिशा जीजीआईसी बरकोट से एंड अर्पिता फ्रॉम जीजीआईसी बिरौन खाल से। तो और किसी के आंसर अगर हैं तो फटाफट मुझे बता दे, और किसी के आंसर्स अगर हैं तो और फटाफट मुझे बता दे। इस क्वेश्चन को मैं भी डिस्कस करेंगे, इस क्वेश्चन को करने का हम तरीका। चलिए फटाफट आप चैट के माध्यम से आंसर दे दें, आप हैंड रेस करके आंसर दे दें, जैसे आपको आंसर देना वैसा आंसर दे दें। चलिए फटाफट। जीआईसी देव प्रयाग, आज देव प्रयाग भी है। देव प्रयाग बच्चों आप ये क्वेश्चन, हमने सब चीजें पढ़ रखी हैं, हमने इसके बेसिक में 2 क्लास तो हमने इसके बेसिक में ली थी, सारा चीज आपको बेसिक बताया था कौन सी चीज कैसी होती है ना। और अभी हम इस पे डिस्कस करेंगे, तो फटाफट इसको आप बताएं कैसे आप इसको करेंगे फटाफट। पहला आंसर दूसरा आंसर दोनों सेम हमारे आंसर है। चलिए देखेंगे इसको कैसे हमें करना है फटाफट। 2 तरीके से आपको ये मैं बताने वाला हूं, ठीक है। चलिए फिर हम इसी में डिस्कस करते हैं जो है, ठीक है। तो ये हमें क्या दिया था, जो जो हमें गिवन है वो लिख देते हैं। हमें क्या बोला है, ये लाइन हमारी ए बी थी, ए बी सी डी ई और एफ, ये हमारी लाइन थी, है ना। और उन्होंने बोला कि ए बी जो है समांतर है, पैरेलल है सी डी के, पैरेलल का साइन होता है, और जो सी डी है वो पैरेलल है ई एफ के, यानी कि ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल है, ठीक है, तीनों लाइन आपस में समांतर है। इतना हमें यहाँ पे पता लग गया है इससे, ठीक है। और हमें जो और क्या दिया हुआ है, हमें एंगल का रेशियो जो दिया हुआ है y रेशियो z हमको दिया गया है 3:7, y रेशियो z हमको दिया गया है 3:7, है ना। मैंने आपको हमेशा बोला है, बताया रेशियो क्या होता है, एक रेशियो क्या कंपैरिजन होता है, अनुपात क्या होता है, हम कंपैरिजन करते हैं, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं होती है, वास्तविक वैल्यू नहीं होती है। तो हम क्या करते हैं, इसको वास्तविक वैल्यू मान लेते हैं, है ना, वास्तविक में ले आते हैं। तो y को मैं मान लूंगा, लेट y बी 3x एंड z को मान लिया 7x, ठीक है। तो अच्छा x यहाँ पे है, तो x से हम कंफ्यूज हो जाएंगे, इसका कुछ और ले लो, दूसरा चर या दूसरा कोई वेरिएबल ले लो। 3a 7a मैंने ले लिया, ठीक है, ये 7a है, ये 3a है। तो यानी कि मुझे पता लगा जो y है वो मेरा 3a है, और ये मेरा, और कौन सा है, z मेरा 7a है, ठीक है। ये हमको इसमें अभी तक पता लगा। तो अब इसमें कहां से क्वेश्चन स्टार्ट करें, हमें तो वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें तो वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है x की। अच्छा एक बार बताओ बच्चों, आपको एक चीज मैं इसमें जो हमने क्वेश्चन 2 तरीके से मैं आपको इसमें क्वेश्चन बताने वाला हूं, कैसे 2 तरीके से हम इसमें क्वेश्चन करने वाले हैं। अब एक बार बताओ, क्या ये ठीक है, चलो 1 मिनट थोड़ा व्हाइट स्मार्ट बोर्ड में चलते हैं, वहां हम सेम चीजों को वहां से रिलेट करके यहाँ आपको बताता रहूंगा मैं, ठीक। अब देखिए मैंने आपको कल हिंट दी थी कि इसका यूज होगा, जो मैंने आपको पढ़ाया था, है ना। मैंने आपको बताया था, क्या आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है, क्या दिख रहा है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल देखो, इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं, ये 4 इंटीरियर एंगल होते हैं, है ना।
ये 4 हमारे इंटीरियर एंगल होते हैं, यानी दो लाइन के अंदर के एंगल होते हैं। ठीक है, 2 लाइन के अंदर के एंगल होते हैं ये। जब 2 लाइन के अंदर के एंगल होते हैं तो फिर एंगल 4 एंगल 6 के बराबर हो जाता है और एंगल 3 एंगल 5 के बराबर क्रॉस में हो जाता है, तभी इसको हम एकांतर अंता कोण बोलते हैं, है ना। अगर मैं यहां दूसरी बात करूं, इस वाले फिगर की बात करें तो आप यहां भी देख सकते हैं ये हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, अंता कोण है। अगर मैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की बात करूं, ऑल्टरनेट इंटीरियर यानी कि एकांतर अंता कोण की बात करूं, तो एंगल 4 और एंगल 6 यानी कि क्रॉस ये, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था, समझाया था। अब हमने आपको पता है यहाँ पे भाई, यहाँ पे AB जो है CD के पैरेलल है और CD EF के, ये चीज भी समझाई थी मैंने आपको। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है और ये CD फिर इसके पैरेलल है, तो इससे ये भी साबित हो जाता है जो EF है, यानी जो लास्ट वाली लाइन है वो भी AB के पैरेलल होगी, AB के समांतर होगी। ठीक है, ये भी पैरेलल हो जाता है। तो मैं लिखूंगा क्योंकि या सिंस, ठीक है, सिंस AB जो है EF के पैरेलल है, या फिर क्योंकि AB जो है EF के पैरेलल है, AB जो है EF के पैरेलल है, तो आप बताओ क्या ये यहाँ पे, अब मैं बीच वाली लाइन भूल जाओ थोड़ी देर, क्योंकि ये दो भी तो एक दूसरे के समांतर है, ये दो भी तो AB और EF भी तो दोनों के समांतर हैं, तो इसके इंटीरियर एंगल कौन से हुए, ये वाले हुए ना इसके इंटीरियर एंगल, अंदर अंदर वाले, बाहर बाहर वाले एक्सटीरियर होते थे, समझाया था उस वक्त। तो क्या आप ये नहीं देख सकते जो एंगल X है वो एंगल Z के बराबर है, एंगल X जो है एंगल Z के बराबर है, ये चीज समझ में आ रही है, एंगल X एंगल Z के बराबर हो रहा है ना। मैंने आपको लगा क्वेश्चन में चीजें यूज होंगी, ठीक है। तो यहां मैं लिख सकता हूं कि जो एंगल X है जी वो एंगल Z के बराबर है। क्या रीजन देंगे, मैं रीजन दूंगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी कि एकांतर अंता कोण। ठीक है, एकांतर अंता कोण, ठीक है। हमने बता दिया कि सर ये इसलिए है क्योंकि ये एकांतर अंता कोण है, x प्लस वाई हमारा क्या है, जो x इक्वल टू जेड है वो हमारा एकांतर अंता कोण है। ठीक है जी, बोल दिया। तो यहां से मुझे पता लग गया कि अगर मेरे को z की वैल्यू पता लग गई, अगर मेरे को z की वैल्यू पता लग गई तो मेरे को x की वैल्यू भी पता लग गई। ठीक है, बट अब मेरे को z की वैल्यू निकालनी है। z कैसे निकालेंगे, z निकालना थोड़ा हमारे लिए टफ है कि z निकालें कैसे। ठीक है, ये हमें यहाँ पे थोड़ा इस पे हमें कोशिश करनी है। अब हम दूसरी चीज पकड़ेंगे, दूसरी चीज क्या पकड़ेंगे, अब यहां देखो, यहां आप क्या लिखेंगे, ऑल्सो AB जो है वो CD के पैरेलल भी है, AB जो है वो CD के पैरेलल भी है, जो ये AB है वो CD के पैरेलल भी है ना, AB जो है CD के पैरेलल भी है। चलिए फिर से चलते हैं हम अपना स्मार्ट बोर्ड में, फिर यहां से समझ के फिर यहां पे आएंगे। ठीक है, चलिए मैंने आपको बताया था कि जो ये लास्ट वाला पॉइंट देखिए, लास्ट वाला पॉइंट, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, जिसको हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स, ये मैंने आपको बताया था, इसको हम को इंटीरियर एंगल्स भी बोला करते हैं। मैंने लिखाया है, इसको देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, एंगल 1 प्लस एंगल 4, इसको हम को इंटीरियर एंगल, क्या बोला मैंने, जब दो पैरेलल लाइंस होती हैं, जब दो पैरेलल लाइंस होती हैं, ये भी आपको बताया था, उस फिगर में समझाऊंगा, इस फिगर में समझाऊंगा। तो जो अंदर के, अच्छा यहां से इससे समझो, इससे समझते हैं, किससे, इससे समझो क्या लिखा है, त्रियक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। और ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी होती है बच्चों, आपको बताया था मैंने, त्रियक रेखा जो दो समांतर रेखाओं को काटती है वो हमारी त्रियक रेखा होती है। तो इसके एक ही ओर लिखा है ना, एक ही ओर के वन साइड, यानी एंगल 4 और एंगल 5, ये एक ही ओर के, इनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, मैंने आपको बताया था। और इसको हम दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं, दूसरी भाषा में इसको को इंटीरियर एंगल भी बोला जाता है, सह अंतःकोण भी बोला जाता है। कहने का अर्थात क्या है, कहने का मतलब ये है बच्चों कि जो अंदर वाले एक ही तरफ के जो अंतःकोण होते हैं, एक ही साइड के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं, उनको अगर आपस में जोड़ा जाए तो उनका जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये यहां पे बताया जा रहा है, ये भी आपको समझाया था। तभी मैं बोलता हूं, जब मैं बेसिक क्लास पढ़ा रहा हूं, हर एक चैप्टर जब मैं शुरू करता हूं तो उसमें बेसिक क्लास में जरूर पढ़ाते हैं हम, बेसिक में हम काफी फोकस करते हैं। क्यों, क्योंकि यही बेसिक्स आगे काम आते हैं, कॉन्सेप्ट्स आगे काम आते हैं। तो आप यहां देख पा रहे हैं कि भाई ये अब क्योंकि AB भी CD के पैरेलल है, तो आप एक चीज यहां देख पा रहे हैं,
आप एक चीज यहाँ देख पा रहे हैं, जो ये भी तो एक ही, ये देखो ये त्रियक रेखा है जो काट रही है, इस लाइन को एल नाम दे दो। ये जो लाइन एल है ये तीनों पहले लाइन को काट रही है, यानी कि त्रियक रेखा है। तो त्रियक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण, तो एंगल एक्स और एंगल वाई, एंगल एक्स और एंगल वाई क्या है, 180 डिग्री बना रहे हैं। ठीक है, हम क्या इसमें बोलेंगे, को इंटीरियर एंगल। बच्चों ये ना आगे बहुत काम आने वाला है, 10th में याद रखना, और आगे अभी हमारा ट्रायंगल चैप्टर है उसमें भी काम आएगी ये चीजें, तो अभी से समझ के चलो। सह अंतःकोण ये को इंटीरियर एंगल है ना। लिखने का मौका दूंगा, अभी लिखो मत, अभी समझो, लिखने का पूरा मौका दूंगा, सभी समझ लो। ठीक है, तो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई मेरा 180 डिग्री हो गया। ठीक है सर, एंगल एक्स और एंगल वाई 180 डिग्री हो गया। अब क्या कर सकते हैं इसके आगे, अब क्या हम कर सकते हैं। अब मैंने देखा कि अभी मैंने थोड़ी देर ऊपर बताया, देखो एंगल एक्स, वाई तो मेरे को पता है कितना लिख दूंगा 3a, बट एक्स क्या लिखूंगा, एक्स क्या लिखेंगे, एक्स हम कुछ नहीं लिखेंगे। अभी थोड़ी देर पहले हमने ऊपर बताया कि एंगल एक्स एंगल जेड के बराबर है, तो एंगल एक्स की जगह मैं एंगल जेड लिख देता हूं, एंगल जेड एंगल वाई इक्वल 180। क्यों, क्योंकि मेरे को इन दोनों की ही वैल्यू पता है, इन दो वैल्यू का ही मैं यूज करने वाला हूं। मैंने आपको हमेशा बोला है, क्वेश्चन में जो चीज गिवन है, जो चीज क्वेश्चन में हमें इंफॉर्मेशन दी गई है, उसका यूज होता ही होता है, याद रखो, फालतू नहीं दी जाती है ना। तो एंगल एक्स एंगल जेड के बराबर है, तो मैं यूज कर लेता हूं एंगल एक्स या एंगल जेड का वाई। तो एंगल जेड कितना था मेरा, हमने जेड माना था 7a और वाई माना था 3a, तो मैं लिख दूंगा 7a प्लस 3a इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये 7 प्लस 3 10a इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहां से a की वैल्यू आ जाएगी 180/10 यानी कि 18। तो a की वैल्यू आ गई मेरी 18। ठीक है, a की वैल्यू मेरी 18 आ गई। अभी a आया 18, जो हमने कॉमन चर माना था ना वो आया अभी 18। अभी एंगल्स हमारे पास नहीं आए हैं। ठीक है, अभी एंगल्स हमारे पास नहीं आए, तो अगर a 18 आ गया तो क्या y और z की वैल्यू नहीं पता मेरे को, लिखा सकते हैं। तो देयरफॉर यहां लिख लेते हैं, तो देयरफॉर जो एंगल y है, एंगल y था 3a, तो 3 इंटू 18 कितना हो गया बच्चों, 54 डिग्री। ठीक है, उसी प्रकार से एंगल z 7a, तो 7 इंटू 18, 18 7 का कितना होता है, टेबल याद होनी चाहिए, 126। ठीक है, तो मेरे को दोनों एंगल यहां मिल गए। 3a की जगह मैं लिखूंगा यहां 54 डिग्री, और 7a की जगह मैं लिखूंगा 126 डिग्री। ठीक है, 126 डिग्री, ये दो आ गए, ये दो हमारे पास आ गए। अब बट हमें क्या पूछा है, हमसे तो क्वेश्चन में भैया ये बोला कि इसकी वैल्यू बताओ, तो इसकी वैल्यू पता ही है हमको भैया। जब एंगल z हमारा 126 डिग्री आ गया तो हमें पता है, तो सिंस एंगल x इक्वल्स टू एंगल z, हमने अभी थोड़ी देर बताया ना कि एंगल x जो है एंगल z के बराबर है, यहाँ एंगल x एंगल z के बराबर है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो बस, तो देयरफॉर एंगल x भी कितना हो जाएगा हमारा, 126 डिग्री हो जाएगा। एंगल x भी हमारा 126 डिग्री हो जाएगा। आप लोगों के आंसर थोड़े बहुत तो सही थे, आपने z सेट 126 बच्चों आप लोगों ने सही निकाला है ना, बट हमसे एंगल x पूछा था, एंगल x पूछा था, यानी कि ये वाला कोण पूछा था, और ये कोण आपस में इक्वल है, ये कोण आपस में इक्वल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर अंतःकोण। तो जब ये 126 है तो ये भी हमारा 126 होगा, ये भी हमारा 126 होगा। तो ये तो था पहला मेथड इस क्वेश्चन को करने का, इसे कॉपी करें, और अगर ये मेथड समझ में ना आया हो तो आप फिर से पूछ सकते हैं, मैं आपको फिर से समझा दूंगा, फिर से रफ कर दूंगा, पूरा स्टार्टिंग से समझा दूंगा। अगर नहीं, अगर आ गया है तो हम बढ़ेंगे दूसरे मेथड को, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी आपको बताऊंगा कि दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को कैसे करना है। कॉपी कर लेने से फटाफट पहले आप लोगों का x 18 आया, ये आप लोगों ने थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक कर दी। ठीक है, दिशा बड़कोट से और अर्पिता बिरौन खाल से, आप लोगों को समझ में आया बच्चों, आप लोगों ने गलती कहाँ की है, बट एटलीस्ट आप लोगों ने एंगल z सही निकाला है। ठीक है, मैं अर्पिता से पूछेंगे, अर्पिता माइक ले लो बेटा। वेरी गुड आफ्टरनून बेटा, आपने जो ये बेटा y54 निकाला था और फिर z 126 निकाला था, आपने कैसे निकाला था, थोड़ा मुझे ऐसे एक्सप्लेन कर दो। सर मैंने सेम वही किया था जो आपने किया था, पर मैंने a की जगह x लिखा था। अच्छा, वहां से गड़बड़ हो गई आपको।
ठीक ठीक ठीक, चलिए चलिए, कोई बात नहीं, अभी दूसरा तरीका भी दिखाऊंगा आपको, है ना, उसके लिए तैयार हैं, वो भी सीखें। तो फिलहाल सारे जितने भी स्कूल हमारे साथ हैं, अर्पिता ने पूरा अपना अच्छा ट्राई किया है, ठीक है, और आंसर भी सही दिया है, बट थोड़ी बहुत गलती से भी है। तो अर्पिता के लिए ऑन द काउंट ऑफ 3, ठीक है, आप लोगों को पता है क्या करना है, जैसे ही मैं 3 काउंट करूंगा आप लोगों को अर्पिता के लिए क्लैपिंग करनी है, अप्रिशिएट करना है, ठीक है। तो मैं इधर स्विच करेंगे अभी थोड़ा, और यहाँ पर अर्पिता का नाम लिखेंगे। बड़कोट भी है, बड़कोट भी आ गया है। दिशा, दिशा माइक ले ले बेटा। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून बेटा। क्या आपको पता लगा, आप कहाँ गलती की? आपने भी यही आंसर दिया था, क्या गलती हुई आपसे? सर हमने 180 डिग्री वाई और जेड को लिया था सर। वाई और जेड को 180 लिया था आपने, क्यों लिया था भाई वाई और जेड को 180? कोई बात नहीं, अच्छी बात है, वाई जेड को 180 लिया तो मैं आपका यहाँ पे डाउट क्लियर कर सकता हूँ, आप भी, अच्छी बात है। आपने वाई और जेड को 180 क्यों लिया बेटा, ये बताओ आप मेरे को। क्योंकि सर वो हमने उस टाइप से पढ़ा हुआ था सर, तो हमने सोचा सर कि 180 डिग्री होगा शायद। नहीं नहीं नहीं, एक वाई और जेड तो 180 हो ही नहीं सकता, किसी भी कीमत पे वाई और जेड हम 180 ले ही नहीं सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वाई 180 तो या तो आप तब लोगे जब रैखिक युग्म के कोण बन रहे होंगे। 180 लेने के भी 2 तरीके हैं, केवल 2 बार ही हम 180 ले सकते हैं, जब सीधी रेखा बन रही हो और ये पूरा कोण बन रहा हो, तो या तो ये 180 ले लो, है ना, एक केस ये बनता है 180 लेने का। जो दूसरा केस 180 लेने का बनता है वो बनता है ये सह अंतःकोण, को इंटीरियर एंगल्स, त्रियक रेखा के एक ही ओर के कोण, यानी कि ट्रांसवर्सल लाइन के जो एक ही ओर के इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, इनका योग 180 ले सकते हैं आप, ठीक है। ये 180 के केसेस बनते हैं, और फिलहाल 180 के केसेस आपके पास अभी नहीं बनते हैं, तो ये 2 केसेस 180 के बनते हैं। ये तो एंगल y और एंगल z ना तो इक्वल है, ना ये इक्वल है, ना आप इनको 180 ले सकते हो। आप जैसे इससे पहले मैंने 180 लिए थे, बट उन क्वेश्चन में कंडीशन कुछ और थी बेटा। उस कंडीशन में या तो स्ट्रेट लाइन बन रही थी और उसका एंगल ऐसे बन रहा था, तो एक एंगल ऐसे जा रहा होगा, तो इन 2 को मैंने 180 ले लिया होगा। क्यों? क्योंकि ये पूरी लाइन में 180 डिग्री बना रहे हैं, तो इनको मैंने 180 लिया होगा, ठीक है, इसलिए 180 लिया होगा। और दूसरा 180 मैंने आज लिया है, जब को इंटीरियर एंगल्स के जो सम होता है उसको 180 लेते हैं। चीज आई आपको ये समझ में? पक्का आया नहीं आया? मैं फिर से बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने ज्यादा तेज बोल दिया और नहीं आया होगा, कोई दिक्कत नहीं, आप बोल दो। आ गया सर, लेकिन ये वाई और जेड समझ नहीं आया सर, वाई और जेड में क्या लेना होगा सर? देखो, वाई और जेड का हमें केवल रेशियो दिया हुआ था, अनुपात दिया हुआ था, एक्चुअल वैल्यू नहीं दी गई थी, वास्तविक वैल्यू नहीं दी गई थी। फॉर एग्जाम्पल आपकी उम्र है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, आपकी उम्र है 20 साल, ठीक है, और मेरी उम्र है 30 साल, ठीक है, दीक्षा की उम्र है 20 साल और निखिल की उम्र है 30 साल, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने मान लिया। अब हमारी ये तो एक्चुअल उम्र है ना 20 और 30, अगर मैं इनको रेशियो में करें, रेशियो में इनको मैं कन्वर्ट करने लगूं अगर, तो मैं इसको करूंगा 20/30, ठीक है, या फिर लिखूंगा 20:30, तो 0 से 0 कट जाएगा और अनुपात आ जाएगा 2:3। तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि दीक्षा 2 साल की है और निखिल 3 साल का है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हुआ। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये तो कंपैरिजन हुआ, ये हमारे एज के बीच में कंपैरिजन दिखाया गया कि 2:3 का इनका एज का इनका रेशियो है, ठीक है। वही चीज एंगल के बीच का रेशियो दिया था कि इनके बीच जो एंगल है, इन दोनों एंगल का जो रेशियो है 3:7 का रेशियो है। ये एक्चुअल नहीं बताया था, एक्चुअल कब होगा? अब देखो, 2:3 आया था, अगर इसमें मैं 10 का गुणा कर दूं तो ये 20 बन जाएगा, इसमें भी 10 का गुणा कर दूं तो 30 बन जाएगा, वापस हमारी 20 साल और 30 साल उम्र आ गई। क्यों? क्योंकि हमने एक नंबर इसमें मल्टीप्लाई किया। वही हम करते हैं, इस रेशियो को हटा देते हैं और इसको वास्तविक दुनिया में ले आते हैं। तो वास्तविक दुनिया में लाने के लिए हम यहाँ से रेशियो हटाते हैं और एक कॉमन चर या वेरिएबल, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में चर बोलते हैं, वो हम लगाते हैं। तो ए लगा दिया, एक्स मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि एक्स यहाँ ऑलरेडी था, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं करने में, लेने के लिए ले सकते हैं बट कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैंने अलग वेरिएबल ले लिया, ए ले लिया, इधर भी ए इधर भी ए। अब ये 7a है और ये 3a है, हालांकि अभी ए की वैल्यू हमें नहीं पता। फिर हमारा सेकंड स्टेप रहता है ए को निकालने, ए को कैसे निकालें? फिर हमने ए को निकालने के लिए ये सब किया, ए निकल गया, तो हमने ए की वैल्यू यहां पुट करी और फिर हमको वाई और जेड की वास्तविक जो असल में जो इनकी वैल्यू थी वो हमें पता लगी, ठीक है। आपको और कुछ ये समझ में आया बेटा? आ गया सर, अभी नहीं आया, कोई बात नहीं, मुझे पता है आपके आवाज से लग रहा है नो कि सर, बस आ ऐसे बोल गया के आ है। रहा है।
कोई नहीं, अच्छा बात है, आ गया है तो हम अभी क्वेश्चंस करेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं हम, सब में डाउट, जैसे धीरे धीरे यस सर। क्वेश्चंस करोगे ना तो अपने आप डाउट्स क्लियर होते रहेंगे, ठीक है। ये नोट कर लिया हो। चलो सेकंड तरीका देखें इस क्वेश्चन को करने का। सेकंड तरीका क्या है, ठीक है, दोनों के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए, दोनों ने आंसर किया और इन्होंने अपने डाउट्स भी पूछे, ठीक है। इनके जो आप लोगों से देखो, दीक्षा के कारण काफी बच्चों के डाउट्स भी जो है क्लियर हुए होंगे, काफी बच्चों के जो है डाउट्स भी यहाँ पे क्लियर हुए होंगे, क्योंकि और कोई तो पूछता नहीं है, तो इन्होंने दिशा ने पूछ लिया तो अच्छी बात है, ठीक है। तो इनके लिए क्या है, क्लैपिंग होनी चाहिए ऑन द काउंट ऑफ 3, दोनों बच्चों के लिए। 1, दोनों बच्चे अपने स्कूल में अपनी सीट में खड़े हो जाएं, दोनों, अर्पिता एंड दीक्षा, दिशा दोनों। इन आप सारे, आपको बच्चों अभी पूरे 83 स्कूल्स आपको देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पे, तो इन बच्चों के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए, सारे के सारे बच्चे करेंगे क्लैपिंग, हमेशा जैसे करते हैं। आंसर नहीं देते बट तालियां तो बजा सकते हो आप लोग, ठीक है। 1, 2 एंड 3, सारे बच्चे क्लैपिंग करेंगे, सारे। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए अब दूसरा, अब देखते हैं हम दूसरा तरीका, ठीक है। दूसरा तरीका देखते हैं इस क्वेश्चन को करने का, कि इस क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका क्या था। इस क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका जो था बच्चों, वो ये था कि इसमें क्या करना था, हमको कुछ नहीं करना था। मैं क्या करता हूं, मैंने यहाँ पे, अब चलो वो 180 डिग्री वाला मेथड यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। ठीक है, एंगल 1 आपने माना, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अब आप अब बताओ, अब ये एंगल 1 और एंगल Z मिलके क्या 180 डिग्री बना रहे हैं। लाइन है, इसमें एक एंगल जा रहा है, पूरा एंगल जा रहा है, देखो इसी लाइन से शुरू हो रहा है, इसी लाइन पे खत्म हो रहा है, तो ये पूरा 180 डिग्री बना रहा होगा, बना रहा होगा जी सर, बना रहा होगा। तो अब मैंने क्या किया, मैंने एंगल 1 एक ले लिया, ठीक है, एंगल 1 हमने लिया, तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल Z क्या है, 180 डिग्री, ठीक है। वही क्या, रैखिक युग्म के कोण, यानी कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल का मैं इसमें रीजन दे सकता हूं कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल ये बना रहे हैं, ठीक है जी, बना दिया। अब देखो, क्योंकि बिकॉज या सिंस जो CD है वो पैरेलल है, जो CD लाइन है ये EF के पैरेलल है, EF के पैरेलल है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था संगत कोण, संगत कोण याद करो, संगत कोण हमने पढ़ा था, संगत कोण हमने पढ़ा था, कहां पढ़ा था संगत कोण, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, उसी में मैंने आपको कल हिंट दे दी थी कि यहां से क्वेश्चन सॉल्व होगा, तो उस पे देखो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स मैंने आपको बताए थे, जैसे एंगल 1 और एंगल 5, क्या बताया था मैंने, एंगल 1 एंगल 5, एक चीज लिखाई थी, सेम पोजीशन बट डिफरेंट लाइन, दोनों अलग अलग लाइन में दो एंगल्स होंगे बट उनकी पोजीशन सेम होगी। जैसे ये वाली लाइन है, इसमें यह एंगल 2 यहाँ है और इस वाली लाइन में आप देखोगे एंगल 6 यहाँ है, तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के संगत हैं, एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग हैं, ठीक है, ये बताया था आपको। अगर ऐसे याद नहीं रखना, आप इस तरह से याद रखो, एक का बाहर वाला एक्सटीरियर और एक का अंदर वाला इंटीरियर, ठीक है, एक का बाहर वाला कोण एक्सटीरियर कोण और एक का अंदर वाला कोण इंटीरियर कोण, ये आपस में क्या बनाते हैं, आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी कि संगत कोण बनाते हैं। इस तरह से मैंने आपको एक चीज बताई थी, समझाई थी, ठीक है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है ये, तो मैं इसमें लिख सकता हूं जो एंगल 1 है और एंगल Y है, ये हमारे क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, संगत कोण, ठीक है, या फिर इसको बोल सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना, ठीक है, इतना समझ में आया। तो अब एक बार बताओ, जब एंगल 1 Y के बराबर है तो यहाँ एंगल 1 की जगह Y तो लिख सकता हूं मैं, भाई क्यों, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल है ना। तो बस, तो यहां मैं लिख सकता हूं Y प्लस Z इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या दोगे आप, बिकॉज एंगल 1 जो है एंगल Y के बराबर हम ले सक रहे हैं, ठीक है। या फिर इसको आप ऐसे करो, एंगल 1 और एंगल Z 180 लिखो और यहां पे हम लिखेंगे लीनियर पेयर, रैखिक युग्म के कोण है। पहला रीजन तो हम ये देंगे एग्जामिनर को, जो कॉपी चेक करेंगे कि भाई हमने इसलिए किया, ठीक है। फिर आप एंगल 1 की जगह एंगल Y डाल दोगे, क्यों, क्योंकि सर हमने अभी ऊपर ये चीज प्रूव की है कि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, एंगल Y जो है एंगल 1 के बराबर है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, हमने अभी प्रूव किया, तो उसकी जगह मैंने ये डाल दिया। और एंगल Y एंगल Z, Y को हमने 3A माना था, Z को हमने 7A माना था, है ना, ये तो Y को हमने 3A माना और Z को हमने 7A माना था, वही वाली इक्वेशन बन गई जो पीछे बनी थी हमारी। तो यहां से A हमारा 10A इक्वल्स टू 180 आ गया था, ठीक है। और यहां से आपने देखा, इधर करा रहा हूं मैं, तो A की वैल्यू क्या आई थी आपकी, A की वैल्यू मेरी 18 आ गई थी, है ना, ये तो हमने पीछे अभी सेम सॉल्व किया था।
जब a की वैल्यू 18 आ गई, ठीक है, a की वैल्यू 18 आ गई, तो अब आपको पता है जब a 18 आ गया है तो यहां पुट कर दो, अब यहां, ठीक है, तो y आ जाएगा 3a, 3 इंटू 18 54। z क्या है, z क्या है, अब देखो आप इस यहां से भी दो तरीके से कर सकते हो, आप यहां से भी आप दो तरीके से आप कर सकते हो। कैसे कि सर आप ना यहाँ पे z मत निकालो, एक बच्चा बोलेगा कि सर आप यहाँ पे ना z मत निकालो, मैं बोलूंगा क्यों मत निकालो, कि बोलेगा सर आपको यहाँ 54 डिग्री, बोलेगा सर आपको यहाँ 54 डिग्री मिल तो गया, ये 54 आ गया एंगल 1, ये 54 डिग्री आ गया, तो इन दो को प्लस कर दो ना, ये दोनों 180 डिग्री तो होते हैं। तो बोले बिल्कुल सही बोला भाई, एंगल x प्लस एंगल y 180 डिग्री है। क्यों, को इंटीरियर एंगल्स जो आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था, मैं थोड़ा शॉर्टकट में कर रहा हूँ, ठीक है, टाइम कम है। तो एंगल x की जगह एंगल x आपको निकालना है, y मेरा 54 डिग्री है, इधर 180 डिग्री है, 54 उधर जाके माइनस में चले जाएगा, तो एंगल x 126 डिग्री हो जाएगा। फिर दूसरा बच्चा आया, उसने बोला नहीं सर मेरे को तो z भी आप निकाल के दो, तो मैंने कहा ठीक है जी z निकाल के देते हैं। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ से z निकाल दिया, z इक्वल्स टू 7a था, तो z इक्वल्स टू हो गया 7 इंटू 18, तो ये हो गया 126। फिर उसने बोला कि सर z निकल गया ना 126, तो बस ये EF और AB भी तो पैरेलल है, तो ये ऑल्टरनेट एकांतर अंता कोण भी तो बना रहे हैं, तो आप यहां से सीधे लिख दो ना एंगल x इक्वल्स टू एंगल z। तो मैंने बोला ये बात भी सही है भाई, तो यहां से भी आप 126 डिग्री आ गया, तो कहीं से भी आप करोगे आपका एंगल x 126 डिग्री ही आएगा। हमें बस कॉन्सेप्ट को पकड़ने की जरूरत है। तो आप लोग ये नोट कर लीजिएगा, और जिस किसी को अभी इसमें दिक्कत हो कल डिस्कस करेंगे इसमें, आप पूछ सकते हैं कि सर ये चीज समझ में नहीं आई थी कल, आप बता दीजिए, क्योंकि अभी हमारा समय समाप्त हो गया है। मिलेंगे कल कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, और अगर डाउट्स होंगे आपके तो पहले उसको क्लियर करेंगे, फिर हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।